नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे हो। आज के हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। जो नेक्स्ट हमारे सिलेबस का टॉपिक है वो धन निष्कासन का सिद्धांत। तो धन निष्कासन के सिद्धांत का जो सर्वप्रथम प्रतिपादक कहे या जिसने इस बात को सबसे पहले उठाया कि धन का निष्कासन हो रहा है, वो प्रथम व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। और इनकी एक किताब थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1867 में इन्होंने अपनी इस पुस्तक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बाद में एक और विद्वान हुए विलियम डिग्बी, जिनकी किताब थी प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया। महादेव गोविंद रानाडे और आर.सी. दत्त, ये तीन थे जिन्होंने दादा भाई नौरोजी के उस मत का समर्थन किया, यानी कि धन निष्कासन जो दादा भाई नौरोजी मानते थे कि वाकई में भारत से धन का निष्कासन हुआ है, उसको महादेव गोविंद रानाडे, आर.सी. दत्त और विलियम डिग्बी इन इतिहासकारों ने समर्थन किया। तो अब सबसे पहले बात आती है कि धन निष्कासन क्या था। इसे हम बच्चों इकोनॉमिक ड्रेन या आर्थिक पलायन की संज्ञा भी देंगे, ठीक है। तो धन निष्कासन का जो अभिप्राय है, वैसे देखो शाब्दिक अर्थ में आप जाइए, आपको स्वयं को पता चलेगा कि धन निष्कासन क्या है, यानी धन का बाहर चले जाना, ठीक है। तो क्या ये नई चीज़ थी? धन का निष्कासन जो ब्रिटिश काल में हो रहा था वो वाकई में क्या नई चीज़ थी? इससे पहले क्या भारत से धन बाहर नहीं गया? हाँ, आप सोचिएगा इस प्रश्न को। मेरा ये प्रश्न है कि वाकई में ऐसा क्या बड़ी चीज़ हो गई थी धन बाहर जा रहा था? तो वो तो क्या पहले ही नहीं गया था क्या ऐसा धन? है तो अब बात ये थी कि धन पहले भारत गया तो था भारत से बाहर, जैसे मुगलों के समय में गया था, हूण भी आए थे, शक यूनानी आए थे। प्राचीन काल से भारत पर तो विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ सत्ता के साथ साथ धन का लूटपाट, जैसे सल्तनत युग में भी जो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी गौरी, इनके सबके समय में जो सर्वप्रथम जो उद्देश्य था इनका यहाँ पे आक्रमण का, वो भी प्रथम दृष्टया हम मानते हैं कि वो भारत से धन संपदा की लूट की ओर आकर्षित होकर ही यहाँ आए थे। उनका जो मुख्य मकसद था, एक तो इस्लाम के प्रचार के साथ भारत से अथाह मात्रा में धन प्राप्त करना, ताकि वो अपने साम्राज्यों को, जो मध्य एशिया में उनके साम्राज्य थे, उनको सुदृढ़ स्थिति प्राप्त कर सके। तो आप सोचिए क्या नया चीज़ थी? ये तो इससे पहले के आक्रमणकारी भी करते आए थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने कौन सा नया काम कर दिया? तो आप देखिए आप ब्रिटिश ने क्या किया कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो धन भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था, उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। उसे ही धन निष्कासन कहा जाता है। इसे नॉन रिटर्नेबल एक्सपोर्ट भी कहा गया, ठीक है। नॉन रिटर्नेबल एक्सपोर्ट, ऐसा निर्यात जिसके बदले में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। अपितु वरना तो निर्यात का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है कि हमने कोई वस्तु बाहर भेजी और हमें क्या प्राप्त हुआ उसके बदले में? धन। तो ये निर्यात तो था, लेकिन यहाँ ऐसा निर्यात कर रहा था भारत जो नॉन रिटर्नेबल था, जिसका कोई भी पैसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा था। अब मैं आपको बता चुकी हूँ, यदि आपने मेरे वीडियोज़ को सुना होगा पहले, जो मैंने व्याख्याएं आपके सम्मुख प्रस्तुत की है ब्रिटिश शासन की, उसमें एक बात क्लियर थी कि ब्रिटिश शासन जो उसके एजेंट थे, उनके अधिकारी थे, वो वस्तुएं यहाँ के रेवेन्यू से ही अब खरीदने लग गए थे। आपको पता होगा द्वैध शासन में जो निजामत और फौजदारी के जो अधिकार उन्हें मिले थे, जिसके तहत दीवानी अधिकार उनको मिल गए थे, राजस्व प्राप्ति वो अपने खुद के अधिकारियों से करवाने लगे थे, तो उसके तहत वो राजस्व उन्हें प्राप्त होने लगा। और जब यहीं उन्हें इतना धन प्राप्त हो रहा था, तो उसी से वो वस्तुएं खरीद रहे हैं, दूसरे देशों को भेज रहे हैं उसी धन से। तो भारत का ही तो धन है ना, और वहीं उसी धन से वस्तुएं खरीदी जा रही है हमारे देश के धन से, और उन्हें बाहर बेचकर मुनाफा कौन कमा रहा है? ब्रिटिश अधिकारी वर्ग या ब्रिटिश शासन। तो बताइए हमें 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 फायदा कहाँ से हुआ? हमारे लिए तो नॉन प्रॉफिट है, वो नॉन रिटर्नेबल एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो हुआ, वस्तु तो यहीं से जा रही है, हमारे यहाँ से बनी हुई वस्तु बाहर जा रही है ब्रिटिश शासन के दौरान, लेकिन उससे जो पैसा हमें प्राप्त होना चाहिए था वो हमें ना प्राप्त होकर ब्रिटिश शासन को प्राप्त हो रहा है। तो एक तरीके से भारत को वहाँ पे किसी भी तरीके का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसे अप्रतिदत्त निर्यात, नॉन रिटर्नेबल एक्सपोर्ट की संज्ञा दी गई। अब आती है बात कि धन निष्कासन का स्वरूप क्या था।
तो भारत से यह धन निष्कासन धात्विक मुद्रा के रूप में कम और वस्तु के निर्यात के रूप में अधिक होता था। इसका कारण भी आप जान गए, क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी वर्ग था, जो कंपनी यहाँ आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका उद्देश्य था कि यहाँ से जो वस्तुएं थी एक व्यापारिक आदान प्रदान के उद्देश्य से ही वो यहाँ स्थापित की गई थी। तो ये लोग धात्विक मुद्रा के रूप में कम, मतलब उन्होंने पैसे नहीं भेजे यहाँ से नगद ना, यहाँ के राजस्व, यहाँ का जो पैसा उससे वस्तुएं खरीद रहे हैं और वो वस्तुओं को बाहर बेच रहे हैं और उनसे जो मुनाफा प्राप्त हो रहा है वो कमा रहे हैं। यद्यपि आयात से अधिक निर्यात करने वाले देश को आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता है, हमारे यहाँ तो निर्यात हो रहा है तो वैसे तो हमें संपन्न हो जाना चाहिए, किंतु इसके विपरीत भारत को यह अतिरिक्त निर्यात व्यापार धन निष्कासन का महत्वपूर्ण माध्यम था। ईस्ट इंडिया कंपनी जितना राजस्व भारत से कमाती थी उसी धन से वस्तुएं खरीदकर बाहर निर्यात करती थी। कंपनी द्वारा भारतीय धन के निष्कासन के निम्न माध्यम थे। तो अब देखिए कंपनी भारतीय धन को किस रूपों में बाहर भेज रही है। पहला, कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश। जो ये शेयर धारक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक बोर्ड था, 24 लोग थे इसकी स्थापना में शामिल। तो वो शेयर धारक थे जिन्होंने कंपनी में शेयर खरीदे थे, कंपनी के शेयर खरीद के अपना पैसा यहाँ लगाया था। तो जिन्होंने कंपनी खड़ी की है, जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो उन्हें लाभांश भी मिलता है। यहाँ आपको पता होगा डिविडेंड होता है जो शेयर धारकों को दिया जाता है। यदि उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उसका कुछ हिस्सा उस कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाता है, जो लाभांश कहलाता है। तो कंपनी अपने शेयर धारकों को लाभांश दे रही है, उस रूप में एक तो धन का निष्कासन हो रहा है। दूसरा, कंपनी द्वारा विदेशों से लिए गए ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज। कंपनी विदेशों से ऋण ले रही है और उनको ब्याज दे रही है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा मुक्त व्यापार की नीति भारत पर थोप दी गई और ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में भारी धन निवेश कर लाभ कमाकर इंग्लैंड भेजा गया। ब्रिटिश पूंजीपति यहाँ आए, इन्होंने बीमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब यहाँ स्थापित, चाय के बागान, इनमें ब्रिटिश पूंजीपतियों की अथाह धनराशि यहाँ पे इन्वेस्ट की गई। अब वो इन्वेस्टर है तो उन्हें ब्याज तो देना है और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ किया है इतना बड़ा, तो एक निश्चित पूंजी का मुनाफा प्राप्त करने का उन्हें वचन दिया हो गया होगा पहला, और उस वचन के तहत उन्हें एक बहुत ही अच्छा ब्याज उन्हें दिया गया होगा। इस रूप में एक तो ब्याज के रूप में धन की यहाँ से निष्कासन हो रहा था। 1858 के बाद कंपनी पर चढ़ा हुआ ऋण एवं देनदारियां भारत सरकार पर मढ़ दी गई। जो कंपनी का ऋण था, देनदारी थी, वो सब भारत सरकार के आगे, क्योंकि कंपनी ने चार्टर एक्ट खत्म कर दिया और अब शासन कौन कर रहा है? ब्रिटिश साम्राज्य शासन कर रही है। तो अब वो ब्रिटिश सरकार के हिस्से में चला गया। अब आर्थिक पलायन के निम्न साधन थे। 1858 के बाद आर्थिक पलायन का स्वरूप बदल जाता है। पहले जो वस्तु के रूप में धन जा रहा था, आप देखिए अब वो स्वरूप क्या है उस धन का। ब्रिटिश अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन, क्योंकि अब जो अधिकारी वर्ग है एक तरीके से ब्रिटिश सरकार का मताहत है और एक तरीके से ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सेवा के लिए इन अधिकारियों को यहाँ नियुक्त किया है, इसलिए इसके वेतन, भत्ते, पेंशन ये कौन वहन करेगा? भारत सरकार द्वारा इंग्लैंड से सैनिक और असैनिक सामान की खरीद पर किया जाने वाला भुगतान भी इसी में शामिल था। जो किया जाए, जो सैनिक असैनिक भुगतान है वो भी इसी में शामिल है। अब देखिए कि धन निष्कासन का परिणाम क्या हुआ। स्वरूप मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अब परिणाम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा क्या है। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की इस प्रक्रिया को भारत की निर्धनता का प्रमुख कारण माना और इसे अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा दी गई, यानी बुरे से भी बुरा सबसे, जिसने हमारे देश को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। दादा भाई नौरोजी यही कहते थे कि ये धन निष्कासन की प्रक्रिया ने भारत को कंगालियत की उस पर पहुंचा दिया। साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रेरित इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। जॉन स्ट्रेट जी के अनुसार भारत में उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व न्याय की स्थापना के बदले ही इंग्लैंड भारत से धन प्राप्त करता था, किंतु यह तर्क मिथ्या है। जॉन स्ट्रेट क्या कहते हैं कि भारत में उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था दी, एक तो हमने कानून न्याय की स्थापना की और उसके बदले ही तो हमने धन लिया। तो हमने गलत क्या किया? हमने आप लोगों को प्रशासन दिया, उत्तम प्रशासन दिया, उत्तम कानून व्यवस्था दी। आप लोग तो असभ्य थे, अनपढ़ थे। ब्लैक बर्डन थ्योरी, जो आपने नाम सुना होगा कभी, कि ब्लैक बर्डन थ्योरी है बच्चों, एक जो इनका जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है ना, जो साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रेरित है, उनका मानना था कि भारतीय तो असभ्य थे, जंगली थे, फूहड़ थे, इनको हमने जाके सभ्य बनाया। ये तो ब्लैक बर्डन थे। ब्लैक बर्डन
हमारे ऊपर यानी गोरी चमड़ी वाली अच्छे सभ्य लोगों के ऊपर ये ब्लैक जो काले लोग हैं, जो तथाकथित ब्लैक यानी हम इंडियंस है ना, इनको इन्होंने ब्लैक की संज्ञा दी, वो हमारे ऊपर क्या है, बर्डन है। तो इनको हमने सभ्य होना सिखाया, इनको हमने कानून व्यवस्था दी, इनको हमने लोकतंत्र सिखाया। तो ये सब इनके तर्क थे किस चीज़ को सही साबित करने के लिए कि हमने इनका धन नहीं लिया, कोई धन निष्कासन नहीं हुआ, हमने कोई फ्री में धन नहीं लिया, हमने इनको कुछ सुविधाएं दी, इसके बदले में हम धन लेके गए थे। लेकिन अब देखिए, लेकिन ये तर्क सही नहीं हो सकता। यह निर्विवाद है कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया तथा संपदा का निष्कासन कर भारत को दरिद्र बना दिया। संपदा निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारत में पूंजी संचय नहीं हो सका, गरीबी बढ़ती गई। 19वीं 20वीं सदी के जितने अकाल पड़े, दुर्भिक्ष पड़े, उसमें लाखों भारतीयों को केवल इसलिए प्राण गंवाने पड़े कि अनाज होने के बावजूद उसे खरीदने के लिए उनके पास धन नहीं था। जनता पर करों का अत्यधिक बोझ बढ़ गया, भारत के कुटीर उद्योग का विनाश हो गया, भूमि पर दबाव बढ़ता गया और भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। धन निष्कासन के कारण भारत का औद्योगिक विकास अत्यंत धीमी गति से हुआ। बच्चों देखो, ये इसके प्रभाव है, परिणाम है, आप लोग देख लीजिएगा। औद्योगिक विकास की धीमी गति, भूमि पर दबाव बढ़ना, क्योंकि उद्योग खत्म होंगे तो जो श्रमिक है वो किधर बढ़ेगा, बताओ आप। यदि उद्योग है, कुटीर उद्योग खत्म होते जा रहे हैं, जो पहले वो कुटीर उद्योग उनको आजीविका प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब खत्म है, तो वो लोग कहाँ अपने पेट पालन कहाँ से करेंगे, जमीन पे आएंगे। जमीन थोड़ी सी होती है, उसका भी बंटवारा हो जाता है भाइयों में, लेकिन मान लो 3 भाई है, पहले एक कुटीर उद्योग में संलग्न था, तो अब 2 ही करेंगे, तो 2 के लिए वो आधी आधी हो जाएगी। लेकिन अब वो जो तीसरा था उसका रोजगार भी छिन गया, तो वो कहेगा नहीं मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए था जमीन में, क्योंकि मेरा रोजगार खत्म है। तो भूमि पे एक दबाव बढ़ने लगा पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि अब उनके पास दूसरे जो सोर्स थे, जो पैरेलल में जो सोर्स थे, संसाधन थे, वो खत्म हो रहे थे और कुटीर उद्योग का विनाश हो रहा था। ये सब अब आप देखिए कि दादाभाई नौरोजी को प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी माना जाता है। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर VKRV राव द्वारा किया गया। यहाँ आप पढ़ लेना, तो नौरोजी की बुक्स हैं, इनका नाम है, तीनों रटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब जो और धन की मात्रा थी, वो उसका स्वरूप जो 1858 की बात था, वो एक और रूप में था। अंग्रेज अधिकारियों को भेंट और उपहार में प्राप्त धन को वो अपने साथ लेके जाते थे, ऐसे रूप में भी धन का निष्कासन हो रहा था। रेलों, बैंक, उद्योग, नौ परिवहन, बीमा कंपनी द्वारा भी भारत से अत्यधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड भेजा गया। तो दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन के बारे में कहा है, भारत का धन ही भारत से बाहर जाता है और फिर वही धन भारत को पुनः ऋण के रूप में दिया जाता है, जिसके लिए उसे और धन ब्याज के रूप में जुटाना पड़ता है। यह सब एक ऐसा दुष्चक्र था जिसे तोड़ना कठिन था। RC दत्त ने कहा है कि भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना तो सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर फिर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड की थेम्स और लंदन में ही वर्षा करता था। तो आप इसका अर्थ समझिए, इन दोनों ने जो कहा है। दादाभाई नौरोजी कहते हैं कि भारत का धन ही भारत से बाहर जाता है। कैसे भाई? यहीं का धन, यहीं से वस्तुएं खरीदी, ठीक है, वो वस्तुएं बाहर गई, लाभ तो मिला, लेकिन भारत को नहीं, ब्रिटिश सरकार को और ब्रिटिश कंपनी को। तो इसलिए फिर वही धन भारत को पुनः ऋण के रूप में दिया जाता है। प्रॉफिट कमाया ब्रिटिश ने, अब ब्रिटिश ही भारत को फिर से ऋण दे देंगे, लो हमसे ऋण दे लो, हमारे पास खूब पैसा है। फिर उसको, एक तो हमारा ही धन था जिससे वस्तु खरीद कर उन्होंने प्रॉफिट कमाया, दूसरा उसी धन को वो भारत में फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ब्याज के रूप में उन्हें देना पड़ेगा धन। तो ये सब ऐसा दुष्चक्र था जो कभी टूटा ही नहीं। RC दत्त कहते हैं कि भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना तो सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। भारतीय राजा कर तो ले रहे हैं, राजस्व कर के रूप में जनता से लगान ले रहे, लगान की वसूली, लेकिन वो यहाँ की जनता के कल्याण के लिए भी उस धन को खर्च कर रहे हैं। यहाँ सड़क बनवा रहे हैं, यहाँ उन्होंने मदरसे, मकतब, स्कूल, गुरुकुल और पेड़ लगवाए, सड़कें बनवाई, जनता के कल्याण के और कार्य किए, उद्योग के लिए भी कारखाने स्थापित किए, भूमि के लिए भी उनको ऋण दिया जाता था, तकावी ऋण जैसे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो वो करते थे यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए। नहीं, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। तो हम कैसे कहें कि वो हमारे भले के लिए, तो उनका पैसा तो सिर्फ वो उन्हीं के लिए ले जा रहे हैं, हमारा पैसा उनके लिए लेके जा रहे हैं वो लोग।
अब मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अध्यक्ष थे जॉन सुल्वन, उसने इस व्यवस्था पर बहुत सटीक टिप्पणी की और देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जिसके जरिए गंगा के तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और थेम्स नदी के किनारे जाकर निचोड़ दिया जाता है। थेम्स नदी लंदन के किनारे बहती है, यानी कि यहाँ की संपदा यहाँ से उठ गई और कहाँ जाके रखी गई, लंदन के थेम्स नदी के किनारे, और गंगा के तट से अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है। यानी जितना भी उपजाऊ प्रदेश है, बंगाल हो, उड़ीसा, जहाँ से भी अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कपास है, जूट है, उद्योग, इनसे उन्होंने पैसा कमाया है ना। बंगाल का सिल्क उद्योग था जिसने बहुत सारा पैसा जिसके थ्रू ब्रिटिश ने कमाया, क्योंकि उसका बाहर में निर्यात कर रहे थे उस कपड़े का, चीन, अरब, इन सब में। तो आप इस लाइनों को समझिए कि गंगा के तट से, यानी गंगा तट हमारा सबसे फर्टाइल एरिया, बंगाल का तट, वो सब जितनी भी वहाँ पे जो बंगाल का जो बंदरगाह भी है, वहाँ से निर्यात भी हो रहा है। हम जो दक्षिण पूर्व के देश है जैसे मलेशिया, थाईलैंड वगैरह, वहाँ से भी वो लोग, चाइना भी आता है, वहाँ से ब्रिटिश सरकार ने खूब निर्यात किया, वस्तुओं का भी, अन्य रूपों में भी निर्यात किया। तो अब इस तरीके से देखिए, अब धन निष्कासन की मात्रा पे एक विवरण है कि कितना धन निष्कासित हुआ कितने टाइम में। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि 1757 से 1865 तक 150 पाउंड राशि भेजी गई। विलियम डिवगी अलग बोलते हैं, और इन सब के आप मत है जो आप देख लीजिएगा। तो आर्थिक व्यवस्था के लिए जो धन निष्कासन था उसके बारे में बता चुकी हूँ, किन रूपों में ये धन बाहर गया, इसका स्वरूप क्या था, इसके परिणाम क्या निकले। अब बच्चों इसको आप अच्छे से सुनिएगा, इस वीडियो को फिर से, और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। बाकी और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।